नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज लखनऊ के साथ साथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद उत्साह में डूबी पार्टी इस मौके पर संगठन की एकजुटता का संदेश भी देगी और हर कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा लगाने के साथ ही सभी मंडलों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सुनेंगे और उत्तर प्रदेश में इससे बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो वहीं पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता सभी मंडलों में सामूहिक रूप से एलईडी स्क्रीन और अन्य डिजिटल माध्यमों से पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे और पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार दोबारा बना ली है, उससे देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार का उनका स्थापना दिवस कितना भव्य रहेगा। फिलहाल बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस बार का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जाएगा और साथ ही 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से आखिर तैयारियां की गई हैं? 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन है। चलिए, जितेंद्र का संपर्क हमसे टूट चुका है, जितेंद्र को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जिला और मंडल स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार फिर से रिपीट कर ली है और अब जनता ने उन्हें फिर से जनादेश दिया है, तो ऐसे में भव्य तरीके से इस बार का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, सभी कार्यकर्ता उस संबोधन को सुनेंगे और भव्य तरीके से बीजेपी का ये स्थापना दिवस होने वाला है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर एलईडी के माध्यम से पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। और जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन है, सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए। जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी भव्य आयोजन करने जा रही है, शोभा यात्रा निकालने जा रही है और ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, तो वही जिले स्तर पे भी जो ध्वजारोहण है वो कहीं न कहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ बात की जाए शोभा यात्रा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शोभा यात्रा निकालेगी अपने स्थापना दिवस पर और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। लगभग 10 बजे का समय है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बूथ स्तर पर एलईडी की व्यवस्था की गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो शोभा यात्रा है उस शोभा यात्रा को भी निकाला जाएगा और वहीं 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद 12 अप्रैल को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को अन्य योजना जो कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, वही 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी मनाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सांसदों को पीछे तक पहुंचने का काम का निर्देश दिया गया है कि सांसद जनता के बीच में जाए और जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम करें, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, चाहे अन्य योजना की बात की जाए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए, इन सबको कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने के लिए कहा गया है। तो वहीं मीटिंग में बात की जाए नारंगी टोपी भी बांटी जाएगी। इस दिन जो आज स्थापना दिवस है और कार्यकर्ताओं को नारंगी टोपी दी जाएगी और जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें जो ये कहें कि बैच जो होता है
भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान वो भी लगाकर भारतीय जनता पार्टी के का रोड शो निकालेंगे और उसमें शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो वही लगभग राज्यसभा के 100 सांसद ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गर्व की बात करने की बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करेंगे और योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए कि 2021 के स्थापना दिवस और 2022 के स्थापना दिवस में काफी फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 में सरकार फिर से रिपीट हो गई है और इस बार कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह काफी ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 35 सालों बाद ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने या किसी पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापसी करी है। तो जाहिर सी बात है, जोश और उत्साह तो जरूर नजर आएगा और इस जोश और उत्साह को बरकरार रखने के लिए जो स्थापना दिवस बीच में भारतीय जनता पार्टी का पड़ रहा है, तो उसको भी जनता के बीच में, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और 2024 के चुनाव को देखते हुए की तैयारियां लगभग जोर शोर से जनता के बीच में जाने की तैयारी है। सांसद हो, चाहे वो विधायक हो उत्तर प्रदेश के, और जो मंत्री हैं, उन सबको निर्देश दिया गया है कि जनता के बीच में जुड़ाव करे और साथ ही साथ शोभा यात्रा। जितेंद्र, लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं इसको लेकर? देखिए, पूरी तरह से तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 9 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही साथ ध्वजा लगाए जाएंगे और 10 बजे लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर और कहीं न कहीं मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को सबको संबोधन सुनने के लिए भी निर्देशित किया गया है, सभी संबोधन में शामिल हो और जो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि 2024 को लेकर ट्रिक भी देंगे और साथ ही साथ जो आज स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि जब लगातार कई राज्यों में मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत जब आती 2 सीटें 3 सीटें जीत कर आती थी, आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि वो जन जन तक और जन जन के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक एक एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाते हैं। कल जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सभी की सांसदों के साथ बैठक हुई थी और उत्तर प्रदेश में भी तैयारी लगभग पूरी हुई है। तो उसको लेकर भी जो निर्देश दिए गए उनको भी जनता कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, आप अपडेट्स लेते रहिएगा, आपसे अपडेट्स तमाम हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। तो बीजेपी इस बार अपना स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाने को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में गैंगस्टरों के नेटवर्क का सफाया करने के लिए और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज आपको बता दें कि राज्य में पुलिस प्रमुख वीके वावरा को एडीजीपी रैंक के अधिकारियों को नेतृत्व अधीन गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स एजीटीएफ गठित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए भगवंत मान ने संगठित अपराध को खात्मे के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस पर जरूरत है और जोर देते हुए कहा कि पुलिस तंत्र में लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए राज्य में अमन कानून की व्यवस्था को यकीनी बनाना मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने नशे के व्यापार और कबड्डी जगत में पहले ही अपने पैर पसार चुके इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स को फंडों के अलावा जरूरी स्टाफ, नवीनतम साजो सामान और सूचना प्रौद्योगिकी मुहैया कराने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजीटीएफ
देश में ऐसी विशेष इकाइयों का तर्ज पर खुफिया जानकारी हासिल करना, कार्रवाइयां करने, FIRs दर्ज करने, जांच और मुकदमा चलाने का काम करेगी। मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने राज्य की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों की गतिविधियों पर सख्त नजर रखने के लिए जेल विभाग को पहले ही निर्देश दे दिए हैं और इस संबंध में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब पंजाब में गैंगस्टरों को फिलहाल खैर नहीं, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर खुद मोर्चा संभाला है और स्टाफ फोर्स गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से भगवंत मान ने अब एक और कदम उठाया है और अब गैंगस्टरों के फिलहाल खैर नहीं है पंजाब में। बात करी कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो सही करके रहेंगे, सबसे ऊपर प्रायोरिटी है, फुल टॉप प्रायोरिटी है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। और उसी चीज को हम देख सकते हैं, उसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि एंटी गैंगस्टर का जो अगर कहें बनाना एक मेजर कदम है। इसमें पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को एक मेजर बूस्ट अप मिलेगा। इस जो अब ये टास्क फोर्स है, इसको हर एक लेवल की सुविधा, चाहे वो फंड की बात कर ले, चाहे लेटेस्ट इक्विपमेंट की बात कर ले, चाहे लेटेस्ट अच्छे मैन पावर की बात कर ले, उन सब चीजों में इन्हें अगर ट्वीट की जाएंगे, उनको प्रबंधन किए जाएंगे। साथ ही साथ एक एडीजीपी अधिकारी टास्क फोर्स को लीड करेगा, मतलब कि हाई लेवल वर्किंग अथॉरिटी जस्ट ऑलरेडी पहले होगी और कुछ भी अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं। देख सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर जो एक बड़ा गैंगस्टर राज चल रहा था, उसको बिल्कुल जीरो लेवल तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके लिए बकायदा कर इसमें पंजाब सभी सीपी और एसएसपी शामिल हुए थे, उनसे यहाँ पे क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, क्या गैंगस्टर से आपको कोई इश्यूज आ रहा है, क्या आपके यहाँ टास्क फोर्स की कमी, आपके इक्विपमेंट की कमी है, या आपको फंड की कमी है, उन सब चीजों को लेकर चर्चा की गई है। और जैसे जिसकी जरूरत है उस हिसाब से उनको बकायदा हेल्प करने की बात भी कही गई है। बकायदा इस टास्क फोर्स के गठन के लिए अगर डीजीपी पंजाब डीसी भवरा को बकायदा निर्देश जारी कर दिए गए और उनसे ये पूछा गया कि अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो आप हमसे जरूर शेयर करें और हम पंजाब सरकार आपकी हर संभव कोशिश करेगी, क्योंकि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर खत्म करने की ठान के आई है आम आदमी पार्टी सरकार, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको खत्म करना रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से भगवंत मान ने जब से कुर्सी संभाली लगातार एक्शन मोड में है और अब नकेल जो है वो माफियाओं पर कसी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो तमाम प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है माफियाओं की अवैध संपत्ति पर। यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, जो अभी टास्क फोर्स की इसकी प्रायोरिटी होगी पंजाब में जो गैंगस्टर हो गए हैं या तो नेटवर्क चला रहे उन सभी जगहों पे हमला करके जहाँ जेल नेटवर्क चल रहे उन्हें पूरी तरह कम करना, बाहर कोई भी गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ के उनको जेल जाकर जेल आना या जो बच्ची कार्रवाई वो करना। क्योंकि पंजाब में ड्रग कल्चर मेन कहाँ से सबसे आगे आ रहा है, गैंगस्टर आ रहा है और ड्रग कल्चर खत्म करने के लिए गैंगस्टर को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब में। और उसके लिए अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस को एक बहुत ज्यादा लेवल पे खुद को सुधारने की जरूरत है, चाहे वो फंड की मामले, चाहे लेटेस्ट इक्विपमेंट की बात कर ले, चाहे इंटेलिजेंस की बात कर ले। इस बार की टास्क फोर्स क्या की गई है, उसको बकायदा एक हाई लेवल अथॉरिटी होगी, पंजाब में कहीं पर भी FIR लॉन्च कर सकते हैं और ये FIR के चलते वो पंजाब में कहीं पर भी इस पर क्विक एक्शन फोर्स दी गई कि अथॉरिटी बिल्कुल जा सके। जेल में बकायदा ऑर्डर देंगे, जेल में किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। काफी दो तरफा बाहर हो रहा है, जो जेल से बाहर है उसने कहा जेल के अंदर है उनके लिए जेल अधिकारियों को सख्त सख्त कदम उठाने के लिए और सख्त सख्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पंजाब में अब लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए भगवंत मान कड़े कदम उठा रहे हैं और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।
और सीधे लिए चलते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली में एमसीडी के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी मालेना ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी निगमों को 488 रुपये प्रति व्यक्ति देती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं देती, जबकि दिल्ली की आबादी के हिसाब से केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष 730 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। केंद्र और एमसीडी दोनों में बीजेपी है, फिर भी यह फंड नहीं मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी को कई बार लोन दिया और आज ब्याज समेत कुल 6,862 करोड़ रुपए बकाया है। आतिशी ने कहा कि आज राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के तीनों एमसीडी के एकीकरण का बिल पेश किया और कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तीनों एमसीडी एक ही हो जाएंगे तो उनके फंड ठीक से चल पाएंगे। फंड ठीक से क्यों नहीं चल रहे हैं? गृह मंत्री ने इसका कारण बताया कि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडी के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है और यह फंड गाजियाबाद, फरीदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु सभी को मिलता है। पर देश में सिर्फ एक निगम है जिसको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देती। और क्यों फाइनेंसेस बेटर नहीं चल रहे हैं, उस पर माननीय गृह मंत्री जी का कहना है क्योंकि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आज देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनको केंद्र सरकार के बजट में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसमें देश की हर म्यूनिसिपल काउंसिल को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर केंद्र सरकार बजट देती है, फंड करती है। 488 रुपए। ये फंड गाजियाबाद को भी जाता है, ये फंड फरीदाबाद को भी जाता है, ये फंड चेन्नई को भी जाता है, ये फंड बेंगलोर को भी जाता है। पूरे देश में सिर्फ एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देती। 488 रुपए प्रति व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, और वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने है और उसी को लेकर अब विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मालेना ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि आखिर बीजेपी जिस तरीके से सभी निगमों को फंड देती है, तो बीजेपी आखिर दिल्ली में
निगम को फंड देने में आखिर क्यों कतराती हुई नजर आ रही है? फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, कोई नई बात नहीं है दिल्ली के लिए, लेकिन इस बार निगम को आने वाली राशि जो है उसको लेकर आमने सामने है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? तीनों निगमों को एक करने की जो कवायद जो राज्यसभा के अंदर चल रही थी, वो कहीं जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो भी दिक्कत होती नजर आई। और यहाँ पर जिस तरीके से आतिशी की बात करें, जो आम आदमी पार्टी की विधायक भी है और लगातार कहीं ना बड़ी नेता भी माने जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो सभी निगमों को, यानी कि पूरे देश की जो निगम है उनको फंड देती है, मगर दिल्ली की जो निगम फंड है उसको कहीं ना कहीं फंड देने से कतराती है, क्योंकि दिल्ली सरकार, उनको लगता है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं पैसा जो है वो निगम तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि दिल्ली सरकार जो है वो अपनी तरीके से हर तरीके से जो निगम के कर्मचारियों को पैसा पहुंचाती है, मगर केंद्र सरकार के द्वारा जितना फंड देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और राजनीति की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो तीनों नगर निगमों को एक करने की ख्वाहिश चल रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं राज्यसभा के अंदर भी ये कहा गया था कि लगातार निगम के दिल्ली सरकार जो है निगम को परेशान करती है, फंडिंग नहीं देती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं तीनों निगमों को एक किया जाएगा। और जिस तरीके से निगम कर्मचारी परेशान है, वो दिल्ली सरकार से परेशान है, और बार बार दिल्ली सरकार जो है वो बार बार चुनौती दे रही है कि केंद्र सरकार चुनाव कराए, मगर कहीं ना कहीं जब तक तीनों निगमों को एक नहीं किया जाएगा, उसकी जो बाकी जो प्रक्रिया है उसको नहीं किया जाएगा, जब तक शायद केंद्र सरकार जो है वो चुनाव नहीं कराएगी। और कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि लगभग 6 महीने के करीब चुनाव अगर लेट हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से आतिशी कह रही है, हर व्यक्ति का जो फंड है वो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो निगम के किसी भी लेवल का कर्मचारी है, और जो कर्मचारी जो उसका फंड बनता है वो केंद्र सरकार उनको दे, मगर केंद्र सरकार जो है वो फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से निगम कर्मचारी जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन राजीव, आखिर क्या कुछ जिस तरीके से आम आददमी पार्टी सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रही है, इसमें क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं? एक तो निगम का फंड हो गया, और भी चीजें हैं क्या कि जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम को कहीं ना कहीं ये कहा गया कि निगम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, केंद्र सरकार जो है वो भाजपा की है, और भाजपा ही कहीं ना कहीं निगम के अंदर भी है, मगर जो फंडिंग होनी चाहिए थी या फिर फंड होना चाहिए था वो ये निगम को नहीं दिया जा रहा है, और निगमों को दिया जाता है, यानी कि और राज्य की जो निगम है उनको दिया जाता है, मगर सिर्फ दिल्ली के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जो निगम के कर्मचारी हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है, फंड नहीं मिल रहा है, उनकी पेंशनें नहीं मिलती है, तो उनको लेकर भी जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाए भाजपा के ऊपर, उससे सही कहीं ना कहीं यही जाहिर होता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में निगम कर्मचारी जो है वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं जो दुविधाएं हैं, बार बार कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि हम निगम के कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, हर तरीके से फंडिंग देने की कोशिश की जा रही है, मगर दिल्ली सरकार उनको देने नहीं दे रही है, काम नहीं करने दे रही है, और निगम के जो कर्मचारी हैं वो परेशान है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी आरोप लगाती है कि निगम के कर्मचारियों को हम फंड दे रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं इससे आरोप प्रत्यारोप ही जाहिर होते नजर आते हैं। और निगम के जो कर्मचारी हैं जिनको फंडिंग मिलनी चाहिए, या फिर जिनको सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, वो जो काम पैसा है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और सिर्फ राजनीति की जा रही है। और कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव है निगम के, उसी के मद्देनजर रखते हुए आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। जी लेकिन राजीव, क्या यही वजह है कि दिल्ली के तमाम कर्मचारी, चाहे हम मेडिकल के कर्मचारी कह लें या शिक्षकों कह लें, क्या यही उनकी परेशानी की वजह है? क्योंकि जब केंद्र सरकार फंड ही नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से आतिशी तमाम आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाए, और क्या यही वजह है कि तमाम शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनकी सैलरी को लेकर, स्वास्थ्य कर्मचारियों को सामना करना पड़ रहा है उनकी सैलरी को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें फंड की, जिस तरीके से सैलरी को लेकर कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी परेशान होते हुए नजर आए थे, और लगातार कहीं ना कहीं काफी बार दिल्ली के अंदर कहीं प्रदर्शन भी किया गया, एलजी हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाहर भी घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। निगम कर्मचारी जो है बार बार कहीं ना कहीं गुहार लगाते हैं कि उनको फंड मिले, उनको सैलरी मिले, उनको पेंशन मिले, उनकी जो सुविधाएं हैं वो मिले, मगर उसी को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर यही चीज केंद्र सरकार के द्वारा भी कल राज्यसभा के अंदर रखी गई कि दिल्ली सरकार जो है
केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार को फंड देती है निगम के लिए, वो फंड जो है वो निगम तक नहीं पहुंचाया जाता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं तीनों नगर निगमों को एक किया जा रहा है। मगर वही चीज आतिशी कह रही है कि केंद्र सरकार निगम को पैसा नहीं देती है, और वही चीज केंद्र के द्वारा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार निगम को पैसा नहीं देती है। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी लेकिन राजीव, इन सबके बीच में पिसना तो जनता को पड़ता है और तमाम कर्मचारियों को पिसना पड़ता है राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब देखिए निगम कर्मचारियों को जब पैसा नहीं मिलेगा, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उनका हक का पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, फंड के रूप में हो, सैलरी को लेकर हो, या तक कि मेडिकल जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो निगम के अस्पतालों के अंदर जो काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है। कितनी बार उन्होंने प्रदर्शन किया और बार बार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। और दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार उनको पैसा नहीं देती है, केंद्र सरकार कहती है कि हम दिल्ली को पैसा दे रहे हैं, वो निगम को पैसा नहीं दे रही है। सबसे बड़े घूम फिर के सिर्फ एक पैसे के ऊपर आ जाती है कि पैसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर पैसा दे कौन नहीं रहा? केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है या दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है? मगर यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह होगी कि आखिर केंद्र सरकार पैसा देती है तो फिर निगम के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा निगम तक पहुंचाया नहीं जाता है, या फिर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा पहुंचाती है और निगम उनके जो बड़े नेता है निगम के अंदर जो भाजपा के बैठे हुए वो पैसा खा जाते हैं, और बार बार इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे। मगर से कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट है कि निगम कर्मचारी परेशान है, और निगम कर्मचारियों को समझ परेशानियों को दूर करने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा हो, उनकी परेशानी का हल होना चाहिए। निगम कर्मचारी है उनकी परेशानी का हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें पिसना तो जनता को ही पड़ता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, राजनीति तो फिलहाल लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए कोई नया नहीं है कि वो आमने सामने है, और इस बार जो मुद्दा है वो निगम में आने वाले फंड को लेकर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में, और सीधे लिए चलते हैं आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर, जहां पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई अब और तेज हो गई है। मंगलवार को सुबह बीजेपी नेताओं को घेरने के मकसद से गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच टीम का ऐलान किया, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ईडी ने पलटवार करते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और उनके करीबियों की करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। जब्त की गई संपत्ति में संजय राउत का अलीबाग स्थित एक प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट शामिल है। एजेंसी के मुताबिक यह पूरा मामला 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीनी घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में ईडी पहले ही संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में यह बात सामने आई थी कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने साल 2010 में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया था, जिसका इस्तेमाल मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी इसी लेनदेन के आधार पर संजय राउत को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मामले के बाद तूल पकड़ने के बाद संजय राउत ने यह पैसा लौटा दिया था। तो ईडी ने एक बार फिर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा दी और उनके तमाम करीबियों पर छापेमारी की जा रही है, और इसी को लेकर तमाम प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो आमने सामने हो गई है और काफी तेज हो गई है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम नेताओं के ऊपर हो रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने एक एसआईटी का निर्माण किया है, जिसमें तमाम वो अधिकारी ईडी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों की जांच करेंगे। इसको लेकर ही जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद ईडी ने संजय राउत और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की, जिसमें संजय राउत सहित तमाम लोगों की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया। जानकारी है मिली कि संजय राउत की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिनमें
अलीबाग का प्लॉट है और दहिसर में दादर में बने फ्लैट शामिल है, जिसमें संजय राउत ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर 1 इंच भी जमीन संजय राउत के नाम की होती है वो राजनीति छोड़ देंगे, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन पर गलत कार्रवाई की गई है। बिल्कुल प्रियवती जी, देखिए जो जानकारी है, जो अब तक जांच में यह पता लगा है कि संजय राउत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, बल्कि उनकी पत्नी ने यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। आरोप है कि उनकी पत्नी ने प्रवीण राउत के पत्नी से, वर्षा राउत से जो फ्लैट लेने के लिए पैसे लिए थे 55 लाख विदाउट ब्याज, मतलब बिना ब्याज के जो 55 लाख रुपए लिए थे, उसी पैसे से जो है फ्लैट खरीदा गया है। इसमें अनियमितता पाई गई है, इस तरह का आरोप है। जबकि संजय राउत को इसके ऊपर इस तरह का आरोप नहीं है, उनकी पत्नी के ऊपर इस तरह का आरोप है। तो जाहिर तौर पर संजय राउत का इस तरह का जवाब देना या खुले तौर पर बीजेपी को चैलेंज करना कहीं न कहीं पॉजिटिव बताता है। लेकिन एक तरीके से इसे पलटवार ही कहेंगे राजनीति का। बिल्कुल प्रियवत जी, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां तमाम बड़े नेताओं के ऊपर जांच कर रही है। ऐसे में नवाब मलिक के बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अनिल देशमुख की जिस तरह से पहले भी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक जमानत पर बाहर आ जाए, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। लिहाजा देखा जा रहा है कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं को उलझाने में लगी है। उसका भी एक नमूना है कि अब संजय राउत के ऊपर यह मामला पूरा आ गया है, लेकिन उनके सहयोगी प्रवीण राउत की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है और यह पूरी जानकारी प्रवीण राउत के जांच में पता लगा कि इस तरह की अनियमितता पाई गई। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में संजय राउत के ऊपर यह पूरा शिकंजा कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर भी इस समय महाराष्ट्र की राजनीति गरमा सकती है इसमें। बिल्कुल, देखिए संजय राउत ने उपसभापति और उपराष्ट्रपति पहले को वेंकैया नायडू को उन्होंने पहले भी पत्र लिखकर ये कहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर वह सरकार का साथ नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो संजय राउत ने पत्र देकर खुद ये पहले अवगत करा दिया गया था कि उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव हो सकता है और केंद्रीय जांच एजेंसियों को सामना कर सकते हैं, क्योंकि लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से संजय राउत ने पूर्वानुमान करते हुए जानकारी दी थी, ठीक उसी तरह से उनके साथ अब हो रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि हम जांच में शामिल है और हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई भी आरोप तय होता है तो आने वाले समय में वह राजनीति छोड़ देंगे और जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वह जमीन बीजेपी के नाम कर देंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आपसे तमाम अपडेट्स और जानकारी हम इसी मुद्दे पर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, लेकिन इसी बीच ईडी ने संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर हिमाचल प्रदेश पर है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हिमाचल में चुनावी शंखनाद के बाद पार्टी ने मंडी को चुना है, और जहां आज आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का शंखनाद होगा। मंडी में आम आदमी पार्टी का रोड शो होगा, जिसमें पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत पार्टी के कई नेता मौजूद होंगे। आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमाचल में लोगों को अपने साथ तो जोड़ रही है, लेकिन बड़े चेहरों की तलाश अभी भी जारी है, जिसका फायदा हिमाचल में आम आदमी पार्टी को मिल सके। ऐसे कांग्रेस और बीजेपी से नाराज नेताओं को अपने साथ शामिल करने में कोई परहेज नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस बात को ध्यान में रखकर ही मंडी को चुना है। तो वहीं सुखराम परिवार को लेकर कौल सिंह समेत ऐसे नाराज नेताओं की लंबी फहरिस्त है। वहीं आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर पार्टी हिमाचल प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। राज्य में पार्टी के 7,792 बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता स्थापना दिवस कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बता दें कि आज से शुरू होने वाला बीजेपी का महाअभियान 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी प्रदेश भर में मनाई जाएगी, जिसमें कार्यकर्ता बूथ स्तर तक शामिल होंगे। 6 अप्रैल के बाद प्रदेश भर में विकास यात्रा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही अपने गृह जिले में मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर अपने बागियों पर भी उनकी पूरी नजर है। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के बाद नजर हिमाचल प्रदेश पर है, और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तमाम जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं कि लोगों को जोड़ा जाए अपने साथ। फिलहाल टीना ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से आज अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जनपद से मंडी से अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो आज बीजेपी भी चुनावी शंखनाद करेगी, क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। तो ऐसे में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ बागी जो हैं वो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी प्रियव्रत, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आज दो बड़े दो कार्यक्रम प्रदेश में है। एक तो भाजपा का जो स्थापना दिवस है वो है, दूसरा आम आदमी पार्टी की जो मंडी में रैली होने जा रही है वो है। मंडी में जो ये रैली होने जा रही है आम आदमी पार्टी की, इस तरह की ये पहली रैली है जिससे वो यहाँ चुनावी शंखनाद करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने मंडी जिला जो चुना है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, और यहाँ से वो मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती दे रही है। इससे एक बात तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दी है कि वो अपनी जो चुनौती है वो भाजपा से मान रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने सिरे से निकाल दिया है। उनका कहना है कि देश भर में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, हमारा हिमाचल में भी जो सीधा जो चुनावी जो टक्कर है वो भाजपा से होगी। इसीलिए उन्होंने जो अपना जो चुनावी शंखनाद के लिए मंडी जिले को चुना है, और आज उनकी जो रैली है वो 11 बजे विक्टोरिया पुल से जो शुरू होगी, और वहां से वो ओपन जीप में होते हुए मंडी के शहरी मंच तक पहुंचेंगे, और वहां वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि भी देखने वाली बात इसमें भी ये रहेगी कि कितना इस जो रैली जो आम आदमी पार्टी आज करने जा रही है, अपनी पहली रैली होगी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल हो रहे हैं। इसमें कितनी कर भीड़ जो है वो जुटा पाती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसी भीड़ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर इस वक्त है। लेकिन आज एक चीज बहुत अहम है, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और सीधे टक्कर आम आदमी पार्टी। आज मेरा मानना ऐसा है कि आज इसलिए रोड शो किया जा रहा है क्योंकि आज बीजेपी को सीधे टक्कर दिया जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कई बागी आज बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उन पर सीधी नजर होगी। जी आपने सही कहा, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे एक बड़ी जो है सूत्रों राजनीतिक जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उनकी जो नजर है कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और भाजपा के, तो एक ये भी कहा जा रहा है कि जो भी फिलहाल कैबिनेट मंत्री है उनके साथ जो आम आदमी पार्टी है वो संपर्क में है। हालांकि यही देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी आज कितनी भीड़ जुटा पाती है, क्योंकि भाजपा ने ये सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के उनको यहाँ पर आने से
कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपने संगठनात्मक स्तर पर वो साल भर सक्रिय रहती है, बूथ स्तर तक उनकी अच्छी पकड़ है। आज भी जो है भाजपा जो अपना स्थापना दिवस मना रही है, हर मंडल पर उनके जो कार्यक्रम होंगे, 10 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसे हर जो हल्के में है वो एलईडी स्क्रीन पे सुना जाएगा। इसके लिए पहले ही मंत्रियों की और प्रभारियों की, विधायकों की, सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री इस वक्त चुनाव में मौजूद है, जहां वो नरेंद्र मोदी का जो है संबोधन वो सुनेंगे और उसके बाद जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें सीधे तौर पर ही देखने वाली बात है कि भाजपा का जो अपनी जो स्थापना दिवस है, इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी की जो रैली है उस पे भी एक जो भाजपा है वो डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी। वो दिखाना चाहेगी कि आम आदमी पार्टी की जो रैली है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनके जो संगठनात्मक जो कार्यक्रम है वो लगातार पहले की तरह चल रहे हैं और जो आज के भाजपा स्थापना दिवस जो मनाने जा रही है वो अपने बड़े स्तर पर मनाएगी। बूथ स्तर तक उनके 7,792 बूथ है, उनमें इस बार जो एक नई बात जो भाजपा करने जा रही है वो अपने जो ग्राम प्रमुख केंद्र है, बीएलए है, जिस भी तरह के जो लोग इन्होंने पन्ना प्रमुख है, त्रिदेव है, इन सब की जो नाम की पट्टिकाएं हैं वो उनके घरों के आगे लगाई जाएगी। एक बड़ी बात है क्योंकि अब ओपनली जो मिशन रिपीट है भाजपा जो करना चाह रही है उसमें सीधे तौर पर जो टक्कर है वो अपनी कांग्रेस से मान रही है। हालांकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने आकर जो त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो देखने वाली बात है, होगा या नहीं। बिल्कुल टीना जी, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तमाम अपडेट्स इसको लेकर हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में युवाओं से परीक्षा और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संवाद करेंगे। युवा संवाद कार्यक्रम विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में प्रसारण की व्यवस्था की गई है। यहां तक कि सभी विभागों के विद्यार्थियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 6 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की युवा संवाद कार्यक्रम यहां होने जा रहा है, लेकिन GAVV द्वारा परीक्षाओं का दौर भी लगातार जारी है। उसी बीच विद्यार्थियों में असमंजस था कि युवा संवाद कार्यक्रम के कारण परीक्षा में बदलाव किया जाएगा, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि उसी के चलते DAVV ने परीक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के मुताबिक कॉलेजों की परीक्षा आयोजित करने के अलावा कार्यक्रम का प्रसारण भी करवाना है। इसके लिए कॉलेजों को अपने अपने स्तर पर व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए NB न्यूज़। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्रों से संवाद करेंगे और रोजगार और शिक्षा को लेकर छात्रों से संवाद किया जाएगा और परीक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल इसी में विश्वविद्यालय की कुलपति क्या कुछ कहती हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर खबर पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम 6 तारीख को होने जा रहा है
और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी युवा लोगों से संवाद करना चाहते हैं। तो जो भी अपने राष्ट्रीय सरोकार के विषय हैं, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, परीक्षा, बच्चों का युवा जो अपने लोग हैं, बच्चे हैं, उनका पूरा भविष्य का क्या निर्धारण हो, आगे जाके क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र में क्या सहयोग देना चाहते हैं, इस तरह के विषयों पर वो चर्चा करेंगे अपने युवाओं से। परीक्षा को लेकर मैम एक डिस्प्यूट था कि युवा संवाद होना है, उसी तरह परीक्षा भी है, तो क्या उनको नहीं परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा कुछ ही लोगों की बची है हमारी, जो केवल फाइनल ईयर के ग्रेजुएशंस के उनकी बची है परीक्षा, तो परीक्षा यथावत रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। जिन बच्चों की परीक्षाएं अभी नहीं शुरू हुई या जो इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, वे सारे बच्चे इसमें जुड़ेंगे। कहाँ पर मैम ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा? हमारे बाकी तो सभी कॉलेजेस में अलग अलग हो ही रहा है एफिलेटेड कॉलेज में, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का जो ऑडिटोरियम है उसमें हम लोगों ने सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है और हमारे जितने भी विभाग हैं उनसे बहुत सारे विद्यार्थी इसमें डायरेक्ट जुड़े। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्रों से संवाद करेंगे और परीक्षा के साथ साथ रोजगार पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? आज जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे छात्रों को। देखिए प्रियव्रत, सबसे पहले अगर बता दूं तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है छात्र छात्राओं से रूबरू होने वाले हैं, यानी कि सीधा संवाद करने वाले हैं। और सीधे संवाद की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो बीजेपी का जो दावा है, अगर बीजेपी की बात करें तो लगभग 16 लाख छात्रों से जो है या तो वर्चुअली बात करें या फिर फेस टू फेस, यानी कि प्रमुखता से जो है उस पर संवाद करेंगे, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी बातें की थी, उनसे परीक्षाओं को लेकर और उनका जो फ्रस्ट्रेशन था उसको दूर करने को लेकर, उनको मोटिवेट करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधा संवाद किया था। अब वहीं प्रदेश स्तर की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अब शिवराज सिंह चौहान जो है, जो छात्र छात्र हैं, जो कॉलेज के हैं, शासकीय हो या फिर अशासकीय हो, उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 16 लाख छात्रों से वर्चुअली जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी का दावा है कि लगभग जो है 25,000 छात्र आज जो है मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करेंगे, जो कि कार्यक्रम हालांकि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में किया जाएगा, लेकिन इसका जो प्रसारण है और इसके जो वर्चुअली जो सिस्टम किए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्रा वहां से जुड़ सके, मुख्यमंत्री का सीधा संवाद सुन सके, उसको लेकर प्रदेश के लगभग 52 जिलों के जो शासकीय और अशासकीय छात्र छात्र हैं, कॉलेज है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनके छात्र जो है सीधे जुड़ेंगे। चाहे वो इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, सतना की बात करें, किसी भी जिले की बात करें तो लगभग 52 जिलों के 16 लाख छात्र छात्राएं जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीधा संवाद करके उनसे रूबरू होंगे। परीक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है सीधा संवाद करेंगे। वहीं अगर प्रियव्रत बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि आज डिजी लॉकर सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे। डिजी लॉकर सिस्टम के तहत जो है छात्र छात्राओं को अब डिजिटल लॉकर के थ्रू जो है उनकी मार्कशीट, उनके रिजल्ट जो है घोषित किए जाएंगे, जिससे कि छात्र छात्राओं को जो अंक सूची के लिए देरी तपैटी होती थी उसमें देरियां नहीं होगी। तो उसका भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रोजगार को लेकर जो है सीधा संवाद करेंगे छात्र छात्राओं से। लगभग 25,000 छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधा संवाद कर परीक्षा से रिलेटेड हो या फिर रोजगार से रिलेटेड हो, वो तमाम बातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे संवाद कर प्रश्न भी करेंगे। बिल्कुल गणेश, फिलहाल आपसे हम तमाम अपडेट्स और जानकारी इसको लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे और तमाम परीक्षा के साथ साथ रोजगार को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। फिलहाल सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड, जहां पर आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद दिल्ली की अपनी पहली यात्रा के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और पहाड़ी राज्य को संबंधित मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान धामी ने राज्य के समिति वित्तीय संसाधनों के कारण उत्तराखंड के लिए जीएसटी मुआवजे की अवधि में बढ़ोतरी की मांग की है और नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के एक केंद्र स्थापित करने के लिए आग्रह किया है।
में कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए की बागवानी पैकेज और चारधाम परियोजना के तहत राज्य के कुमाऊं मंडल में विभिन्न मंदिरों और प्राचीन स्थलों को जोड़ने के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना भी शामिल है। तो वहीं बयान में कहा गया कि धामी ने पिथौरागढ़ से हवाई सेवाओं के लिए भी जोर दिया है और रेल विभागों को संबंधित मांगों के साथ कई अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भी अनुरोध किया है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में हिम प्रहारी योजना शुरू करने की केंद्र की मदद पर जोर दिया है। नहीं, हम सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी कामों पर जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए किए हैं और जो उनका विजन है, जो उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई है। और एक मिथक जो उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार चला आ रहा था कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती है। इस बार उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से रिपीट किया है, इसलिए हम उनकी आशाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके विश्वास पर हर संभव कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरा उतरें और उसको हम पूरा करें। जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा था कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर तो दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का पहला दौरा था और इसी को लेकर उन्होंने तमाम परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से पैकेज की मांग की है। फिलहाल हल्द्वानी से हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब दूसरा कार्यकाल संभाला तो लगातार अब उनके पास पूरा समय है और उसी को लेकर उन्होंने तमाम पैकेज की मांग की है केंद्र सरकार से। बिल्कुल प्रियव्रत, मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद से जिस तरीके की यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही है, दिल्ली का उनका पहला दौरा था और जिस दौरे में जो मांगे उनकी तरफ से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी गई है, उससे साफ दिखता है उनकी रीति और नीति किस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता जो उन्होंने दिखाई थी उस पर वो लगातार आगे बढ़े हैं। उस पर जो विकास है उत्तराखंड को लेकर जो केवल बातों तक ही सीमित रहता था, उस पर वो कहीं ना कहीं काम करने को लेकर के यहाँ पर तमाम मांगे उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखी हैं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी हैं, राज्य मंत्री रक्षा मंत्री यहाँ पर उनके सामने रखी हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो मांगे रखी हैं, जिसमें लगातार उत्तराखंड के विकास पे लगातार जोर देने की बातें की गई है, पैकेज देने की बात की गई है और चार धाम की तर्ज पे यहाँ पर जो कुमाऊं में, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है यहाँ पर पौराणिक मंदिरों की, उन पे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर पहली योजना की यहाँ पर शुरुआत करने की बात की गई है। तो साफ तौर से पुष्कर सिंह धामी का जो यहाँ पर विजन है वो साफ दिखाता है कि केवल बातें नहीं करनी है, काम करके दिखाना। और जो प्रचंड बहुमत दोबारा से भाजपा को मिला है, उत्तराखंड की जनता ने दिया है, वो कहीं ना कहीं उस पर खड़ा उतरना है और एक युवा सोच और युवा जोश के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के दौरा बहुत ही अहम था और अपने दौरे में उन्होंने साफ तौर से जता दिया है कि वो काम करने पे विश्वास रखते हैं, ना बात करने पे विश्वास नहीं रखते हैं। और उसी को लेकर के अब आने वाले समय में भाजपा की तरफ से जो कार्यकाल रहेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, उस कार्यकाल में वो कितने कीर्तिमान दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब दूसरा कार्यकाल संभाला तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा समय है और उसी के लिए उन्होंने 5 साल की पूरी परियोजनाओं का पैकेज बना के केंद्र सरकार के सामने पेश किया है और बजट की फिलहाल मांग की है। तो राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।